Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you foreign exchange risk. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे और आपका कोर्स जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की क्या अहमियत है और इसको आप कैसे यूज़ करेंगे अपनी केस स्टडीज़ के अंदर, हमारा मकसद यही होगा। इसमें हम वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द interest rate risk management or forex risk management, although you have studied these topics in detail in your previous courses, in your previous degree as you are a graduate student. तो इसमें जो है आपकी रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से सिर्फ और सिर्फ इनकी थोड़ी सी रिवीजन होगी कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है और आपने इन टेक्निक्स को अप्लाई करना है। तो मे भी थोड़ा बहुत कहीं आपको इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन की ज़रूरत भी पड़ जाए। तो इसको जो है हम थोड़ा सा देख लेते हैं जी। ट्रांजैक्शन रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको दो तरीके हैं उसको रिस्क मैनेजमेंट करने के। एक इंटरनल हैं कुछ आप जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि आप होम करेंसी की लीडिंग लैगिंग करके मैचिंग नेटिंग करके आप कर सकते हैं। आज जो है हम इंशाल्लाह जो थोड़ा सा काम शुरू करने जा रहे हैं हम उसमें एक्सटर्नल हेजिंग को देखेंगे, जिसके अंदर फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और मनी मार्केट हेजेस को देखा जाता है। तो स्ट्रेट अवे अब हम कुछ जो है स्ट्रेटजीज़ की तरफ आते हैं। सो करेंसी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़। अच्छा, अब रिस्क मैनेजमेंट पे आने से पहले यहाँ कुछ बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको जानना ज़रूरी है। एक तरह से आपकी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी। तो एक्सचेंज रेट्स को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक्सचेंज रेट्स किस तरह से लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पॉट रेट किस तरह से लिखा जाता है। द रेट कवरिंग अ पर्टिकुलर डेट इज़ कॉल्ड द स्पॉट रेट। एक ख़ास तारीख को जो रेट होता है दो करेंसीज के बीच उसको हम स्पॉट रेट कहते हैं। यहाँ इलस्ट्रेशन के लिए 1.5 लिया गया है, लेकिन अगर आज का आप रेट देखें तो आज डॉलर इज़ टू पाउंड 1.36 चल रहा है। अच्छा जी, अब डॉलर इज़ टू पाउंड ये आपके सामने लिखा हुआ है 1.5। तो ये रेट 1.5 ये बता रहा है कि रेशो जो है करेंसी की यानी डॉलर इज़ टू पाउंड की 1.5:1 है, यानी 1.5 डॉलर बराबर है 1 पाउंड के। तो साफ पता चल रहा है कि अगर 1.5 डॉलर्स इज़ इक्वल टू 1 पाउंड तो कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्ग है? ऑब्वियसली जो पाउंड स्टर्लिंग है वो स्ट्रॉन्ग करेंसी है। तो यही चीज़ आगे लिखी हुई है। दिस मीन्स दैट 1.5 डॉलर्स विल बाय 1 पाउंड। तो इसमें दूसरी बात एक और चीज़ ये आ गई, हैंस टू कन्वर्ट फ्रॉम डॉलर्स टू पाउंड्स यू मस्ट डिवाइड बाय 1.5। तो अगर आपके पास एक ख़ास अमाउंट है जो कि आप जो है उसको डॉलर्स को पाउंड से जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव $100,000 एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू पाउंड्स, तो आप क्या करेंगे? $100,000 को 1.5 से डिवाइड कर देंगे। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस जो हैं वो आप खुद करके देख सकते हैं। और वैसे ये है कि आपको नॉर्मली गूगल से इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। जब भी कभी आप इस तरह से पुट करते हैं आपको ये आंसर्स मिल जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, होप आप इसको खुद कर लेंगे और आगे आने वाले इलस्ट्रेशन के अंदर ये चीज़ें आपको नज़र भी आ जाएंगी। अच्छा जी, अब जैसे कि हमने इस रेट को डॉलर इज़ टू पाउंड 1.5:1 कहा, अब हम इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं, उलट को भी देख सकते हैं। यानी उलट से मुराद क्या है कि पाउंड इज़ टू डॉलर। तो जो रेशो है, अगर पाउंड इज़ टू डॉलर आप उसको इन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उलट करना चाह रहे हैं, यानी जैसे कि ऊपर डॉलर इज़ टू पाउंड 1.5:1 है, तो आप क्या कीजिए, आप जो है पाउंड को पहले ले आए। पाउंड इज़ टू डॉलर क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय ये जो आगे रेशो है उसको 1.5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका इन्वर्टेड जो है स्पॉट रेट आ जाएगा, वो 0.667 है। तो यानी कि अब क्या सिचुएशन हो गई? 1 पाउंड इज इक्वल टू पाउंड इज़ टू डॉलर रेशो क्या है? 0.6667:1। ठीक है जी, तो इसको ज़रा आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाउंड इज़ टू डॉलर रेशो क्या है? 0.67 पाउंड इज़ टू 1 की रेशो है, यानी 0.67 पाउंड जो है वो आपको चाहिए $1 को ख़रीदने के लिए।
तो ये रेशो भी बहुत वाज़ेह तौर पे बता रही है कि कौन सी करेंसी इसमें स्ट्रॉन्ग है, यानी 0.67 पाउंड्स की मदद से आप $1 खरीद सकते हैं। तो ये साफ वाज़ेह नज़र आ रहा है कि पाउंड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है। तो आगे एक छोटी सी बात लिखी हुई है, कन्वेंशनली द करेंसी विद द लार्जर यूनिटरी वैल्यू इज़ एक्सप्रेस्ड फर्स्ट। तो यानी इनका कहने का मतलब है जो स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है वो जो है वो पहले लिखी जाती है। ठीक है जी। For example, the dollar is normally expressed in terms of 1 pound because the value of the pound normally is greater than the dollar, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, तो ये इन्होंने कहा कि नॉर्मली ऐसे होना चाहिए। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे हम ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें देख रहे हैं जी। अब हम छोटी सी इलस्ट्रेशन करते हैं स्पॉट रेट के हवाले से, जिसके अंदर स्प्रेड हुआ होता है और 2 रेट्स लिखे हुए होते हैं, एक डैश भी बीच में लगी हुई होती है। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो है वो एक बैंक जो है उसकी एक स्क्रीन के ऊपर ये रेट्स लिखे हुए हैं, डॉलर इज़ टू पाउंड 1.45 इज़ टू 1.45 डैश 1.55, यानी ये एक रेंज है। इसके अंदर 2 रेट्स लिखे हुए हैं, सॉरी ये रेंज नहीं है, मतलब इसके अंदर 2 रेट्स लिखे हुए हैं, 1.45 डैश 1.55। ये क्या है? ये एक इसमें लोअर रेट है, एक इसमें हायर रेट है। इसमें एक बाइंग का रेट है, एक इसमें सेलिंग का रेट है। ठीक है जी। तो और ये जो दोनों रेट्स लिखे हुए हैं ये बैंक की पर्सपेक्टिव से लिखे हुए हैं, बैंक की साइड से लिखे हुए हैं। यानी बैंक जो है जब कभी बाय करेगा तो सस्ता खरीदेगा, बाय लो सेल हाई। क्यों? इसमें साफ नज़र आ रहा है। इसका मकसद जो है, बैंक जो है वो कोई उन्होंने कोई खैराती इदारा नहीं खोला हुआ, दे आर डूइंग बिजनेस। उनका मकसद कोई जो है अपने जो है वो कंट्रीमैन की कोई हेल्प करना नहीं है, उनका मकसद भी बिजनेस करना ही है। तो एक चीज़ को वो सस्ता खरीद लेंगे और महंगा बेच देंगे, और ये मार्जिन दरमियान में थोड़ा सा मार्जिन है वो उनका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। तो आगे आने वाली इलस्ट्रेशन की मदद से हम ये सारे पॉइंट्स इसमें एक दफ़ा देख लेंगे। तो इसमें जो है assume that the spread is dollar to pound 1.45 to 1.55। अब इसके अंदर हम इलस्ट्रेशन देखते हैं जी, और इसके अंदर जो है वो 3 केसेस हमें नज़र आ रहे हैं जी। अब हम इसमें देखते हैं जी इलस्ट्रेशन में जो है पहली कंपनी है ए लिमिटेड, इम्पोर्ट्स गुड्स फ्रॉम टेक्सास टू द वैल्यू ऑफ 100,000। पेमेंट इज़ कैश ऑन डिलीवरी। व्हाट इज़ द कॉस्ट इन स्टर्लिंग ऑफ दिस परचेज। अच्छा, अब इसमें गौर से देखें कि ये कंपनी इंपोर्ट कर रही है माल अमेरिका से, तो और जब ये इंपोर्ट कर रही है तो ये बायर है और इसने 100,000 पे करने हैं। ठीक है जी। इसको डॉलर्स $100,000 चाहिए। तो $100 जब इसको चाहिए है तो डॉलर इसको अगर चाहिए हैं तो इसके बदले में ये पाउंड जो है, इसके पास जो मौजूद पाउंड है ये बैंक को देगा। ठीक है। ए लिमिटेड पाउंड्स जो है वो बैंक को दे देगा, बैंक को बेच देगा और उसके बदले में डॉलर खरीद लेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज़ द कॉस्ट इन स्टर्लिंग ऑफ दिस परचेज। तो सीधी सी बात है कि हम क्या करेंगे, $100,000 को डिवाइड कर देंगे एक्सचेंज रेट के साथ, और जवाब में जो पाउंड्स आ जाएंगे वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि जैसे कि आपको पता है कि बैंक बायर्स लो एंड सेल्स हाई। अब हमने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि हमने इसमें से 1.45 रेट लेना है या 1.55 लेना है। तो अब हम इसका एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं। तो ज़रा गौर से देखिए, ए लिमिटेड जो है उसने पाउंड्स को बेचना है और डॉलर्स खरीदने हैं। ठीक है। तो और बैंक को क्या करना है? बैंक ने इसके उलट करना है। जो कुछ बैंक कर रहा है वो लिमिटेड के उलट कर रहा है। अगर ए लिमिटेड बेच पाउंड्स को बाय कर रहा है, तो इस वक्त हम बेस कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। यहाँ पे बेस कंट्री जो है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, रेफरेंस कंट्री वो यूके इस वक्त कंसिडर किया गया है। तो यूके की करेंसी चूँकि स्टर्लिंग है, लिहाजा हम उसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो बैंक जो है वो पाउंड्स को परचेज कर रहा है, स्टर्लिंग को परचेज कर रहा है। तो बैंक का क्या असूल होता है? बाइंग का बाय लो। स्टर्लिंग का जो लोअर रेट है 1.4,
अप्लाई करेंगे तो जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, कॉस्ट इज़ देयरफॉर $100 डिवाइडेड बाय लोअर रेट है, उसे डिवाइड करेंगे और इस तरीके से 68,966 का जो रेट है वो आपको लग जाएगा। यानी ए लिमिटेड जो है वो 68,966 पाउंड्स अदा करेगी बैंक को, और बैंक उसको $100,000 में कन्वर्ट करेगा, और वो $100,000 जो है वो जहाँ से ये चीज़ें इंपोर्ट की गई हैं यूएस कंपनी को, उसको ये पैसे $100,000 पहुँच जाएंगे। ठीक है, बैंक इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो है वो थोड़ा अपना प्रॉफिट हासिल कर लेगा, और ए लिमिटेड के पास से 68,966 पाउंड्स चले जाएंगे। जी, अब हम आते हैं बी ट्रांजैक्शन की तरफ। बी के अंदर जो है BPLC एक्सपोर्ट्स गुड्स टू कैलिफोर्निया वैल्यूड एट $50,000। ये उसके ए सिचुएशन के उलट है। बी के अंदर जो सिचुएशन है वो ए के ऑपोजिट है। ठीक है जी। और इसमें पहली सिचुएशन के अंदर जो है कंपनी इंपोर्ट कर रही थी, यहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है। एक्सपोर्ट कर रही है तो एक्सपोर्ट्स टू कैलिफोर्निया वैल्यूड एट $50,000। रिसीट ऑफ पेमेंट इज इमीडिएट ऑन डिलीवरी ऑफ द गुड्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टर्लिंग रिसीप्ट। अब जो BPLC है, कंपनी है, उसने अपना माल भिजवाना है कैलिफोर्निया, और उसको जो पैसे चाहिए वो स्टर्लिंग में चाहिए, पाउंड में चाहिए, लेकिन कैलिफोर्निया की कंपनी जो है वो डॉलर्स में पैसे भिजवाएगी। कैलिफोर्निया की कंपनी $50,000 BPLC को जो है वो डॉलर्स में देगी, बैंक इसको कन्वर्ट करके जो है वो BPLC को दे देगा, और इस दौरान जो कमी बेशी है दोनों रेट्स की उसमें वो प्रॉफिट हासिल कर लेगा। तो अब हम इसको एनालाइज करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि BPLC इज रिसीविंग डॉलर्स, है कि बी कंपनी जो है उसको $50,000 मिल रहे हैं कैलिफोर्निया की कंपनी से, और इस तरीके से जो है वो बैंक बी कंपनी जो है वो अपने $50,000 जो है उनको बेच रही है। बी कंपनी अपने $50,000 को बेच रही है और उसके बदले में पाउंड्स खरीद रही है। बाइंग, इट इज़ बाइंग पाउंड्स, एंड देयरफॉर द बैंक विल बाय डॉलर्स एंड सेल स्टर्लिंग्स। तो क्या इसमें नतीजा निकला कि बी जो है वो स्टर्लिंग को बाय कर रही है और बैंक जो है वो स्टर्लिंग को सेल कर रहा है। तो सेल बैंक, तो जो कभी बैंक करता है वो क्या करता है, हाई करता है। ठीक है, हाई रेट पे, तो हम यहाँ पे हायर रेट लेंगे। करना वही है, डिवाइड ही करना है, यानी कि हमने डॉलर पाउंड कि BPLC को कितनी रकम वसूल होगी, उसको वसूल पाउंड नहीं होगी। कंट्री उसका UK है, उसको पाउंड्स में ही पैसे चाहिए। ठीक है, डिवाइड ही करना है, लेकिन रेट कौन सा लगेगा, हायर रेट लगेगा। ठीक है जी, तो ये हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं सी इलस्ट्रेशन की तरफ। जी, अब थर्ड इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जी। सी लिमिटेड विशेस टू बाय ए प्रोडक्ट फ्रॉम US that is for sale in the UK at 12 pounds each. At what dollar price must it purchase the product? तो ये जो सी केस है ये ए केस की तरह ही है। ए में भी इंपोर्ट हो रही थी, यहाँ पे भी इंपोर्ट हो रही है। ठीक है जी, तकरीबन वही सिनेरियो बनेगा। यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे एक $100,000 एक टोटल अमाउंट थी। ठीक है जी, और डॉलर से हमने पाउंड में अमाउंट को कन्वर्ट करना था। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने जो है वो पाउंड से डॉलर में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो इसको हम एनालाइज करेंगे, और इसी तरह से जो इसमें रेट लगना है हाई और लो वाला, तो ज़ाहिर है कि ये सिनेरियो आपके सामने है। ये इंपोर्ट वाला सिनेरियो है। इंपोर्ट वाले सिनेरियो के अंदर जो है वही सिचुएशन है, यानी सी कंपनी जो है वो इस पाउंड्स को सेल करेगी और बैंक जो है वो पाउंड्स को बाय करेगा। सी लिमिटेड इज इम्पोर्टेंट गुड्स एंड देयरफॉर नीड्स टू सेल पाउंड्स। जब एक जो है कंपनी इंपोर्ट कर रही है तो उसने अगली कंपनी को डॉलर्स में पेमेंट करनी है। जब उसने डॉलर्स में पेमेंट करनी है तो अपनी जेब से उसने पाउंड्स ही देगी ना वो बैंक को, तो वो सी लिमिटेड जो है अपनी जेब से बैंक को पाउंड्स देगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सी लिमिटेड सेल करेगी पाउंड्स को और बैंक जो है उनके पाउंड्स को ख़रीद लेगा। ख़रीदने के बाद वो उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके जो है वो अमेरिकन कंपनी को पेमेंट कर देगा। ये एक अलग सिनेरियो। लेकिन यहाँ हमें क्या है कि बैंक
विल बाय, बाय बैंक बाय लो, ठीक है जी। तो इसको जरा सेव कर लें। तो बैंक बायस लो, तो इसमें 1.45 का रेट लगेगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि है वो पाउंड्स में इस वक्त एक यूनिट की डिस्कस हो रही है, तो 12 पाउंड का अगर एक यूनिट है तो उसको मल्टीप्लाई करके अगर डॉलर्स में हमने बात करनी हो तो 17.4 डॉलर्स पर यूनिट इसकी बनेगी। इसमें रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो क्या थी कि एट व्हाट डॉलर प्राइस मस्ट इट परचेज द प्रोडक्ट, यानी डॉलरों की मद में जो है वो कितने डॉलर पे करने होंगे को ये खरीद रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन आपको करके इसमें दिखा दी। इसमें इनफैक्ट जो एम्फेसिस है वो हाई एंड लो रेट के ऊपर जो है वो ज़्यादा है। तो ये इलस्ट्रेशन जो है जी अभी हमारी ख़त्म हो